तो चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टडी CBL क्लासेस। मैं आपका दोस्त सागर कुमार राव अपने इस YouTube चैनल स्टडी CBL क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने टारगेट और अपनी पढ़ाई के प्रति बिल्कुल व्यस्त होंगे। तो आपकी मुश्किलों को थोड़ा सा आसान बनाने के लिए आपके मध्य मैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं, जिसका नाम है विलयन सॉल्यूशन। दोस्तों, यह रसायन विज्ञान का टॉपिक है और आप यकीन मानिए ये इतना ज़बरदस्त टॉपिक है कि ये लगभग परीक्षा में आपको हर वर्ष इसके कई प्रश्न मिलते हैं। और यह टॉपिक बहुत ही आसान है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर दिला सकता है। दोस्तों, वैसे तो आज का जो पूरा का पूरा क्लास है वो पूरा का पूरा क्लास थ्योरेटिकल है, बिल्कुल सैद्धांतिक क्लास है। इसमें ज़रा सा भी न्यूमेरिकल की कहीं भी बात नहीं है। ये थ्योरी का क्लास है दोस्तों। लेकिन थ्योरी का क्लास कभी बार होता है कि आप परिभाषाएं तो पढ़ जाते हैं, बार बार उन्हें रटने का प्रयास करते हैं, मगर वो परिभाषाएं आपको तैयार नहीं होती। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी परिभाषाएं रटिए मत, परिभाषाओं को समझिए। और यह क्लास स्पेशली मैंने इसीलिए बनाया है कि आप एक बार किसी चीज़ को सुन ले तो आपको तैयार हो जाए। तो धैर्य रखिए, बने रहिए मेरे साथ। और इस टॉपिक पे आगे बढ़ने से पहले मैं इस टॉपिक को शुरू करता हूँ कुछ ऊर्जावान पंक्तियों के साथ। तो ध्यान से सुनिएगा। सुना है समंदर को आज खुद पर गुमान आया है। सुना है समंदर को आज खुद पर गुमान आया है, उधर ही ले चलो कश्ती जिधर तूफान आया है। दोस्तों, ये पंक्ति आपको चुनौतियाँ लेना सिखाएगी। ज़िंदगी में अगर आपने चुनौतियाँ नहीं लिया तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे। चुनौतियाँ लेना सीखिए और मेहनत करिए। और मेहनत करते हुए जहाँ भी मेरी सहायता की आवश्यकता पड़े, जहाँ भी मेरे सपोर्ट की आवश्यकता पड़े, मैं हमेशा आपके साथ खड़ा रहूँगा। तो चलिए इस टॉपिक पे चलते हैं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विलयन। विलयन मतलब सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है, इसके बारे में ये मेरी लिखावट है और मैंने कुछ आसान से आसान शब्दों को चुनकर परिभाषा बनाने का प्रयास किया है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए, लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3, लेक्चर नंबर 4, लेक्चर नंबर 5, इतने पॉइंट मैं आज आपको देने वाला हूं। और बहुत ही यकीन मानिए क्लास बहुत ही ज़ोरदार होने वाला है। तो इस ज़ोरदार क्लास को छोड़ के कहीं मत जाइएगा। इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। आज आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। लेकिन अगर जो लोग नए हैं, जो नए दोस्त मेरा चैनल देख रहे हैं, तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, पहले तो हम जान लेते हैं विलयन कहते किसे हैं, विलयन की स्पेशली परिभाषा क्या होती है, विलयन कहते किसे हैं। देखिए, लिखा है 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। बहुत ही आसान सी परिभाषा है। समांगी मिश्रण मतलब होता है कि जब 2 पदार्थों को आपस में मिला दिया जाए और दोनों आपस के अस्तित्व को खोकर एक दूसरे में मिल जाए। मतलब होता है कि समांगी का मतलब होता है कि एक दूसरे में घुल जाए, ऐसे मिल जाए कि पता ही ना चले। तो इस प्रकार के माध्यम को क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। जैसे दोस्तों, एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे मैंने उदाहरण में आपको दिखाया है नमक पानी का मिश्रण, नमक पानी और चीनी का मिश्रण। दोस्तों, जैसे पानी में जब आप नमक या चीनी मिलाकर उसे घोलते हैं और घोलने के बाद आप रख देते हैं, तो उसके भौतिक प्रकृति के अनुसार में पानी सामान्य दशा में भौतिक गुणों से आप नहीं बता सकते कि उसमें शक्कर या नमक घुला है नहीं। यदि शक्कर और नमक की जो प्रकृति है बिल्कुल स्पष्ट, शुद्ध हो, साफ हो, अगर मैले कलर की जो चीनी होगी या नमक होगा तो चीनी हो सकता है
कि पानी का रंग बदल जाए, लेकिन अगर आपकी चीनी बिल्कुल शुद्ध है, साफ़ है, आपका नमक बिल्कुल शुद्ध है, साफ़ है, तो 99% ये है कि भौतिक गुणों के आधार पर आप जो है इसका मूल्यांकन नहीं कर सकते कि पानी में चीनी मिली है या नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि यह पानी, चीनी और नमक का मिश्रण है जो एक दूसरे में पूर्णतया क्या है, समांगी है। इस प्रकार से चीनी या नमक पानी में घुल चुका है कि चीनी नमक जो है अपने अस्तित्व को खो चुका है, और इसी को हम कहते हैं विलयन। क्या कहते हैं? विलयन। दो या दो से अधिक। अब फिर से एक बार परिभाषा को दोहरा लेते हैं। लिखा है दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण। कैसे मिश्रण को? समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं दोस्तों? विलयन कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ परिभाषा मैं आपको पूर्णतया समझा पाया हूँगा। अब विलयन के लिए कौन कौन से माध्यम हैं तो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो विलयन में आप जानते हैं विलयन के दो माध्यम हैं जो मिलकर जो है विलयन बनाते हैं। इसमें पहला है विलायक। विलायक, जो लायक हो, जो विलीन करने के लायक हो, उसे विलायक कहते हैं। मतलब होता है कि जो अपने अंदर किसी को घोलने के लायक हो उसे विलायक कहते हैं। मैं फिर से बोलूं, जो अपने अंदर किसी को घोलने के लायक हो उसे विलायक कहते हैं। संकेत मेरा किस तरफ है आप समझ गए होंगे। विलायक को सॉल्वेंट कहते हैं। विलायक सदैव द्रव माध्यम में पाया जाता है। द्रव माध्यम समझ ही गए होंगे आप लोग, क्योंकि पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो द्रव माध्यम जैसे जल, तेल, दूध आदि, ये सब जो है कौन से माध्यम है? पदार्थ के द्रव माध्यम है। यहाँ पे बता रहा है कि विलायक सदैव द्रव माध्यम होता है, अर्थात विलायक वह माध्यम है जो संभावित विलेय को अपने अंदर विलीन करने अर्थात घोलने की क्षमता प्रकट करता। संभावित विलेय का अर्थ है कि संभावना में जो घुल जाए। संभावित शब्द का प्रयोग दोस्तों इसलिए किया गया, जो घुल जाए वही संभावित विलेय है। ऐसा नहीं है कि आप विलेय में पत्थर डाल के घोलेंगे तो वो घुल जाएगा, नहीं घुलेगा। संभावित विलेय शब्द का तात्पर्य यह है कि ऐसी चीज़ हम डाल के घोलें कि जो क्या हो जाए, आसानी से घुल जाए। ऐसे चीनी हो गया, नमक हो गया, और भी चीज़ें हैं जो जल में डालने के बाद आसानी से घुलती हैं, तो हम इन्हें क्या कहते हैं? यह संभावित विलेय हैं। अब यहाँ पे जो बात की जा रही है वो बात ये है, कह रहा है कि विलायक सदैव द्रव माध्यम में पाया जाता है। द्रव ही जो है अपने अंदर किसी को घोल सकता है, अर्थात विलायक वह माध्यम है जो संभावित विलेय, संभावित शब्द का अर्थ मैंने बताया कि जो आसानी से घुल जाए वही संभावित विलेय है। विलेय का मतलब होता है ठोस माध्यम जैसे चीनी, नमक आदि। तो संभावित विलेय को अपने अंदर विलीन करने अर्थात घोलने की क्षमता क्या करता है? रखता है। सभी विलायक लगभग द्रव अवस्था में द्रव माध्यम में पाए जाते हैं। सही बात है, क्योंकि जिसमें हमें घोलना है किसी पदार्थ को, तो आपको चीनी अगर घोलना है या नमक अगर घोलना है तो आपको किसकी आवश्यकता पड़ती है? जल की या किसी अन्य द्रव माध्यम की। तो कह रहा है कि विलायक सदैव द्रव माध्यम में होता है। तो यहाँ पे पानी या कोई और माध्यम जिसमें आप नमक या चीनी को घोलेंगे वह जो है द्रव माध्यम में होगा। है कि नहीं दोस्तों? आगे चलते हैं। जल पृथ्वी का सबसे अच्छा विलायक माना जाता है, जो लगभग चीज़ों को अपने अंदर घोलने की क्षमता रखता है। इसलिए कुछ ही रासायनिक रूप से तो बहुत से पदार्थ हैं, बहुत से तरल द्रव हैं जो अलग अलग चीज़ों को अपने अंदर घोलने की क्षमता रखते हैं, लेकिन भौतिक स्वरूप में देखा जाए और रासायनिक स्वरूप में भी तो जल पृथ्वी का सबसे अच्छा विलायक माना जाता है, जो लगभग चीज़ों को अपने अंदर घोलने की क्या करता है? क्षमता प्रकट करता है। विलायक को सदैव लीटर, मिलीलीटर आदि पैमानों से प्रकट करते हैं। इससे आप जो है जल को किससे नापते हैं? या तो आप उसे लीटर से नापते हैं या तो आप उसे मिलीलीटर से नापते हैं, अर्थात लीटर जो है इसका पैमाना होता है। क्या होता है दोस्तों? लीटर ही जो है इसका पैमाना होता है। तो ये सीरीज नंबर फर्स्ट ख़त्म हुई। अगर इस सीरीज में आपको कुछ समझ में ना आता हो तो इस सीरीज़ का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक एक पॉइंट को बड़े ही जो है
धैर्य के साथ समझकर पढ़ जाइए। और इसमें भी अगर कुछ ना समझ में आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, ये टॉपिक सर हमको समझ में नहीं आया, तो मैं दोबारा से प्रयास करूँगा आपको अच्छी तरह से बताने का, समझाने का। उसके बाद हम अगले टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। देखिए सीरीज नंबर 2 पे आ जाते हैं। मैंने आपको पिछली सीरीज में 2 परिभाषाएं बताई। पहली जो मेरी परिभाषा थी वो विलयन की थी और विलायक की थी। अब मैं तीसरी परिभाषा पर आ जाता हूँ। जो मेरी तीसरी परिभाषा है दोस्तों, यह तीसरी परिभाषा जो है विलेय की होगी। किसकी होगी? विलेय। देखिए विलेय विलयन का वह माध्यम है जो अधिकतर ठोस माध्यम में पाया जाता है। जैसा कि मैंने वहाँ पे बताया कि विलायक विलयन का वह माध्यम है जो द्रव माध्यम में पाया जाता है। यहाँ पे विलेय है जो विलयन का वह माध्यम है जो अधिकतर किस में पाया जाता है? ठोस माध्यम में। अब मैं बहुत ज़्यादा स्पष्ट करते बताऊं, ये ऐसे कण होते हैं जिनके अंदर विलायक के अंदर विलीन होने की क्षमता होती है। ऐसे कण होते हैं जिनके अंदर यानी कणों के अंदर विलायक में घुलने की क्षमता होती है, विलीन होने की क्षमता होती है, वही तो विलेय कहलाते हैं। जैसे अगर नमक का एक कण है, चीनी का एक कण है, तो इन दोनों नमक और चीनी के कणों में यह क्षमता होती है कि वह जो है जल में यानी विलायक में घुल जाते हैं। तो कह रहा कि विलेय ऐसे कण होते हैं जो विलायक के अंदर विलीन होने की यानी घुलने की क्षमता क्या करते हैं? प्रकट करते हैं। इस बात को फिर से जहाँ समझ में ना आए थोड़ी सी वीडियो को पुश करिए, थोड़ा सा बैक करके फिर से सुनिए। मैं गारंटी लेता हूँ कि एक एक पॉइंट आपको बहुत ही बेहतर समझ में आएगा। और मैं इस तरह से बता भी रहा हूँ कि आपको एक एक पॉइंट आना ही चाहिए। और अगर आपको नहीं आता है तो मैंने तरीका तो बताया ही है। कमेंट बॉक्स में आप जाकर मुझे उस टॉपिक को जो है क्लियर करके लिख सकते हैं। मैं फिर से आपको बताने का प्रयास करूंगा। और अब हम आगे बढ़ते हैं। विलेय का तात्पर्य जैसे मैंने बताया, विलेय में जैसे आता है नमक और चीनी के कण, इनके अंदर ये क्षमता होती है कि विलायक में घुलने की प्रवृत्ति अपने अंदर रखते हैं। मतलब ये आसानी से विलायक में घुल जाते हैं, पानी और अन्य माध्यमों में घुलने की क्षमता को प्रकट करते हैं। और आप जानते हैं अगर आप बाज़ार से चीनी लेने जाते हैं या नमक लेने जाते हैं या आप आके उसका वेट करते हैं तो आप उसे कैसे कहते हैं? जो विलेय होते हैं जैसे नमक है, चीनी है, उनके जो पैमाना, उनको जो मापने का पैमाना होता है वो या तो ग्राम होता है या तो किलोग्राम होता है। ग्राम या किलोग्राम आदि पैमानों से या आप बहुत सारे मिलीग्राम छोटे छोटे पैमानों से क्या करते हैं? हम विलेय को मापते हैं। विलेय को हम जो है इन छोटे छोटे जो है ग्राम, मिलीग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम आदि पैमानों से जो है क्या करते हैं? इनको हम मापते हैं। तो विलेय के मापन का पैमाना ग्राम या किलोग्राम हो सकता है। और जैसे नमक तथा चीनी के कण जो है विलेय के कण या विलेय कहलाते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो है विलायक में सबसे अधिक घुलने की क्षमता होती है। देखिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। ये तो क्लास 12वीं का एक इम्पोर्टेंट लेसन है जो 12वीं के बच्चों को तो बहुत ही डीपली पढ़ना पड़ेगा। और मैं अभी इसकी 5 सीरीज लेकर आया हूँ। इसके आगे भी मैं प्रयास करूँगा कि इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन किस प्रकार से इसके सवाल लगाए जाते हैं, यानी मोलरता, मोललता और नॉर्मलता आदि के सवाल भी मैं आपको बताऊँगा। तात्पर्य ये है मेरा कि यह 12वीं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण लेसन है। और उसके साथ साथ और भी प्यारे दोस्त जो लोग 11वीं में हैं या जो लोग 10वीं में हैं वह भी इस वीडियो को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि ये इतनी आसान तरीके से आपको समझाया जा रहा है, एक एक चीज़ क्लियर करके बताया जा रहा है कि उनको भी समझने में कोई समस्या नहीं होगी। मैंने हमेशा कहा है कि ज्ञान कोई भी हो वो कभी व्यर्थ नहीं होता और ज्ञान सदैव अज्ञानता पर राज करेगा। ये बात आप हमेशा याद रखिए। जो चीज़ जहाँ से मिलती है वहाँ से उठा लीजिए, जो नॉलेज आपको जहाँ से मिलता है उसे ले लीजिए, क्योंकि एजुकेशन नेवर बी डिस्ट्रॉय। एजुकेशन कभी भी बर्बाद नहीं होती, कभी भी जो है ज्ञान आपका बेकार नहीं जाता है। ज्ञान हमेशा आपको आगे ले जाएगा, कभी भी ज्ञान आपको पीछे नहीं करेगा। तो सभी दोस्त जितना ये मेरा वीडियो देख रहे हैं इस टॉपिक को अपने अंदर रखेंगे। ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और क्लास एग्ज़ाम के लिए तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है।
तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते हुए इस टॉपिक को जो है अपने अंदर समाहित करिए। एक एक टॉपिक जितना मैं आपको बताता हूँ बहुत ही क्लियर, बहुत ही स्पष्ट बताता हूँ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो आगे देखिए बिलियनों के प्रकार। बिलियनों के प्रकार कौन किस में घुल सकता है, कितने प्रकार के बिलियन होते हैं। देखिए दोस्तों, विलेयता के आधार पर विलायक और विलेय और विलायक की अवस्थाओं या प्रकृति के आधार पर, विलायक और विलेय की प्रकृति के आधार पर विलयन कुल 9 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 9 प्रकार के। जैसे ठोस का ठोस में विलयन, ठोस का द्रव में विलयन, ठोस का गैस में विलयन, ठोस का ठोस में, ठोस का द्रव में और ठोस का गैस में विलयन। अब जैसे ठोस का ठोस में, ठोस का ठोस में जैसे दो ठोस चीज़ों को आपस में मिला दिया जाए, है ना। जैसे लोहे के टुकड़े हो गए, बालू हो गए, ये दोनों ठोस कण हैं, दोनों को आपस में मिलाया, मिश्रण हो सकता है, तो ये ठोस में ठोस का विलयन भी कहा जाएगा। ठोस में द्रव का, ठोस में द्रव का, चीनी में पानी मिला दीजिए या पानी में चीनी मिलाइए, बात तो एक ही है। ठोस का गैस में, धूल मिट्टी के कण जब जो है हवा में मिलते हैं तो यह ठोस का गैस में मिश्रण है। इसी प्रकार से द्रव का ठोस में, द्रव का ठोस में, द्रव का ठोस में तात्पर्य ये है कि जो द्रव है जैसे पानी, वो जो है चीनी में मिले या नमक में मिले या नमक और चीनी पानी में मिले तो द्रव का ठोस में मिश्रण हो जाता है। द्रव का द्रव में दो चीज़ों के विलयनों को लेकर के, जैसे पानी हो गया, पानी में जो है आप जो है कोई भी अन्य एक माध्यम ले सकते हैं, कोई विलयन ले सकते हैं। किसी चीज़ का लिक्विड लेके जब आप मिलाएंगे तो वो द्रव का द्रव में ही विलयन रहेगा। और द्रव का गैस में, द्रव का गैस में, किसी द्रव को गैस में मिलाना, द्रव को गैस में। जैसे कोहरा आदि आपने देखा है, जब कोहरा बनता है सर्दियों के मौसम में तो आपको किसी तरफ दिखाई नहीं देता है, क्योंकि वो ओस होती है, वह एक प्रकार की द्रव होती है और वह हवा के साथ मिलकर जो है ठोस लेयर बनाती है, तो वहाँ पे द्रव का गैस में जो है विलयन हो जाता है। गैस का गैस में विलयन, दो गैसों को जब आपस में मिलाया जाता है, जैसे N2H2, ये आदि जो गैसें जब आपस में मिलती हैं तो यह गैस का गैस में मिश्रण हो जाता है। फिर गैस का ठोस में मिश्रण, गैस का ठोस में मिश्रण, ये गैस का ठोस में मिश्रण भी, और उसके बाद गैस का द्रव में मिश्रण। ये चीज़ें जो है आपको इस प्रकार से विलयनों के प्रकार में, विलयन आपका जैसे ये गैस का ठोस या गैस का द्रव में मिश्रण, ये आपको जो है आप जब भी आप जो है कोल्ड ड्रिंक वगैरह खोलते हैं तो उसमें से तेज़ी के साथ यदि आप सावधान होकर ना खोलें ठंडी तो कोल्ड ड्रिंक को, तो वह पूरी की पूरी कोल्ड ड्रिंक बाहर निकल जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे गैस का द्रव में क्या होता है, मिश्रण होता है। गैस जो है तेज़ी के साथ बाहर निकलती है तो द्रव में गैस का मिश्रण होता है, तो इसलिए जो है कोल्ड ड्रिंक पूरी बाहर आ जाती है। तो दोस्तों ये जो है विलयनों के प्रकार में विलयन, विलेय और विलायक, विलेय और विलायक। विलेय का मतलब चीनी या नमक और विलायक का मतलब क्या होता है, विलायक का मतलब आपका हो जाता है पानी या तेल। इनकी प्रकृतियों के अनुसार जो मिश्रण है कुल 9 भागों में बढ़ जाता है। पहला होता है ठोस का ठोस में मिश्रण, दूसरा होता है ठोस का द्रव में, तीसरा ठोस का गैस में। ठोस का ठोस में मिश्रण जैसे मैंने बताया कि लोहे के छोटे छोटे कण और बालू के कण आदि, ठोस का द्रव में मिश्रण, ठोस का जैसे चीनी का जल में मिश्रण या नमक का जल में मिश्रण। चीनी के कण जो है ठोस अवस्था में होते हैं और नमक के कण जो ठोस अवस्था में होते हैं उन्हें जल में यानी द्रव माध्यम मिलाया जाता है। ठोस का गैस में मिश्रण, मैंने बताया कि धूल मिट्टी के कण जो है ठोस माध्यम में होते हैं, उन्हें जो है हम जो है धूल मिट्टी के कणों को जब हवा में मिलते हैं तो यह धूल मिट्टी के कण जो है यहाँ पर क्या होता है, ठोस का गैस में मिश्रण होता है। उसके बाद द्रव का ठोस में मिश्रण, कोई भी द्रव जैसे जल को हम जो है नमक या चीनी में मिला दें। उसके बाद जो है द्रव का द्रव में 2 प्रकार के शरबत को आपस में मिलाना ही क्या कहलाता है, द्रव का द्रव मिश्रण। और उसके बाद द्रव का गैस में मिश्रण, द्रव का गैस में मिश्रण।
वही मैंने बताया कोल्ड ड्रिंक का एग्जाम्पल यहाँ भी उठा सकते हैं। कोल्ड ड्रिंक जो होती है वह द्रव माध्यम में होती है और उसके दाब के लिए उसमें क्या होता है, गैस मिली होती है। तो यहाँ पे द्रव का गैस में मिश्रण हो जाता है। गैस का गैस में मिश्रण, दो गैसों को आपस में जब मिला देते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, गैस का गैस में मिश्रण हो जाता है। और यहाँ पर जो है गैस का ठोस में मिश्रण, गैस का ठोस में मिश्रण होता है। तो गैस जो है, गैस को ठोस माध्यम में जब रखते हैं तो वह जो है उसका गैस का ठोस में मिश्रण होता है और गैस का द्रव में माध्यम। यहाँ भी आप कोल्ड ड्रिंक का एग्जाम्पल उठा सकते हैं। तो ये दूसरा सेशन था, इस पे भी मैंने जो ये भी आशा करता हूँ कि यह सेशन भी मैं पूरा समझा पाया हूँगा। अब चलते हैं कंसेप्ट नंबर 3 में। ये वीडियो को कंसेप्ट नंबर 3 में हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो देखिए कंसेप्ट नंबर 3 आपको यहाँ से प्रारंभ होगा, ध्यान दीजिएगा। लिखा है भौतिक प्रकृति के अनुसार विलयनों के प्रकार। वहाँ पर तो जो है विलायक और विलेय की प्रकृति के अनुसार विलयन कितने प्रकार का था, 9 प्रकार का। अगर आप उसको नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पुश करके विलयनों के प्रकार आप जो है नोट कर सकते हैं। अब यहाँ पे सेशन नंबर 3 में जब हम आ जाते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं कि भौतिक प्रकृति के अनुसार विलयनों के प्रकार। भौतिक प्रकृति के अनुसार, भौतिक प्रकृति का मतलब होता है बाहर से देखने पर विलयन कितने प्रकार का होता है। बाहर से देखने पर या आप कह सकते उसे छू करके बताने पर विलयन कितने प्रकार का हो सकता है, ज्ञानेंद्रियों द्वारा उसे महसूस करने पर विलयन कितने प्रकार का हो सकता है। लिखा है भौतिक प्रकृति के अनुसार विलयन मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का दोस्तों, जो है भौतिक प्रकृति के अनुसार विलयन मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। जैसा कि आप कई बार सुनते आए हैं और आपको जो है एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि भौतिक प्रकृतियों के अनुसार जो विलयन होता है वो मुख्य 2 प्रकार का होता है। पहला इसमें देखिए कई बार आपने सुना होगा तनु विलयन, जिसको आप लोग डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं, और दूसरा होता है सांद्र विलयन जिसे आप कंसंट्रेट विलयन कहते हैं। मैं दोहराऊं एक बार, तनु विलयन जिसे आप डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं, दूसरा होता है कंसंट्रेट यानी सांद्र विलयन जिसे आप कहते हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए, सावधानी के लिए एक बात बता दूं कि हम में से बहुत सारे प्यारे दोस्त जो इस वीडियो को देख रहे होंगे वो लोग कभी ना कभी जो है रसायन विज्ञान के लैब में गए होंगे या कभी ना कभी जाएंगे। तो जब आप लोग प्रयोगशाला में जाएंगे तो आपको ढेर सारी बॉटल लगी दिखाई देगी प्रयोगशाला में। तो प्रयोगशाला में बहुत सारी ऐसी बॉटल्स होती हैं जिसमें कुछ लिक्विड भरा होता है। दोस्तों बिना पूछे अध्यापक से कोई भी बॉटल, कोई भी जो है सामग्री ना छुएं प्रयोगशाला में। पहले तो आपको ये जो है चेतावनी दी जाती है। दोस्तों ऐसा इसलिए नहीं कि आप उस चीज़ को ख़राब कर देंगे। दोस्तों उन बॉटल्स में जो चीज़ें भरी होती हैं वो ना जाने किस प्रकृति की हों, जो आपके त्वचा को आपको पूरी तरह से नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसलिए आपको हमेशा जो है हिदायत दी जाती है, आपको हमेशा जो है चेतावनी दी जाती है कि बिना जो है अध्यापक से पूछे, जब तक जो है वहाँ का जो है लैबोरेटरिशियन आपसे ना कहे तब तक उससे पूछे बगैर कोई चीज़ आप टच ना करें। और मैं आपको बता दूं कि जब भी आप प्रयोगशाला में प्रवेश करें तो आप 2 तरह की बॉटल देखेंगे। एक पे मान लीजिए, एक एग्जाम्पल के तौर पर एक बॉटल ए है और दूसरी बॉटल बी है, ठीक है दोस्तों। एक पे लिखा है CONC H2SO4 और दूसरे पे लिखा है DIL H2SO4। देखिए दोस्तों जहाँ पर CONC H2SO4 लिखा है उसका नाम है कंसंट्रेट H2SO4, मतलब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। और जहाँ पे DIL H2SO4 लिखा है उसका मतलब है डाइल्यूट H2SO4, मतलब होता तनु H2SO4। फिर से मैं क्लियर करूँ, कंसंट्रेट मतलब होता है सांद्र H2SO4 और डाइल्यूट का मतलब होता है तनु H2SO4। इन दोनों सल्फ्यूरिक अम्ल, दोनों तेजाब हैं, लेकिन जो डाइल्यूट होता है वह थोड़ा सा हल्का होता है, जबकि कंसंट्रेट बिल्कुल खारा, बिल्कुल जो है शुद्ध तेजाब होता है दोस्तों। तो कभी भी याद रखिएगा, कभी भी
अध्यापक से पूछे बगैर ना तो डाइल्यूट छूना है ना ही कंसंट्रेट। अगर कभी प्रयोग के लिए इस्तेमाल करना है तो डाइल्यूट इस्तेमाल कीजिए। कंसंट्रेट बिल्कुल जो है शुद्ध तेजाब होता है, जो आपको ज़रा सा भी टच करने पर उससे जो है आपको आपकी त्वचा को आपको पूरी तरह से नुकसान पहुंचा सकता है। कंसंट्रेट मतलब गाढ़ा होता है, मोटा होता है, सांद्र होता है, जबकि डाइल्यूट मतलब पतला होता है और तनु होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है उसकी भौतिक प्रकृति है। बॉटल पे जब CONC लिखा रहे तो ख़ास तौर पे उससे दूर रहिए, क्योंकि वह बिल्कुल गाढ़ा है, बिल्कुल जो है वह है, उसमें जल की मिलावट नहीं है। तो जिसमें जल की मिलावट नहीं होती बिल्कुल शुद्ध होता है, इसलिए उससे खास कर दूर रहिए। तनु है H2SO4। तो अभी अपने प्रयोगों के लिए मैंने बताया कि बिना अध्यापक के परमिशन के आप जो है अगर कभी इस्तेमाल भी करिए तो तनु को करिए, और वह वैसे भी बिना अध्यापक के परमिशन की कुछ भी इस्तेमाल मत करिए। ये मेरी आपसे जो है गुजारिश है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तनु विलयन की तरफ बताया जा रहा है कि ऐसा विलयन जिसमें विलेय की सांद्रता या मात्रा कम होती है। विलेय मतलब देखो दोस्तों, अब मैं आपको तनु और सांद्र विलयन बनाना भी बता देता हूँ। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। देखिए, आपको अगर चीनी का एक गाढ़ा मिश्रण बनाना है, एक विलयन बनाना है, तो क्या करेंगे आप? चीनी की मात्रा ज़्यादा लेंगे। मान लीजिए 1 kg चीनी में हमने जो है 100 ग्राम पानी मिला दिया, 200 ग्राम पानी मिला दिया, तो चीनी घुलेगी तो, लेकिन उसका सॉल्यूशन कैसा बनेगा? मोटा बनेगा, गाढ़ा बनेगा, और यह एक सांद्र विलयन हो जाएगा। कैसा? तो इसमें चीनी यानी विलेय की मात्रा कितनी थी? अधिक थी, इसलिए गाढ़ा बन गया। तो हम कहेंगे कि एक सांद्र विलयन है। कैसा है? सांद्र विलयन। लेकिन अगर वहीं पर आप कह रहे हैं कि केवल आपको जो है 50 ग्राम चीनी लेकर के उसमें आप 2 लीटर जल मिला देंगे और फिर आप उसे घोल देंगे, तो चीनी का कहीं पता भी नहीं चलेगा। और जब चीनी का पता नहीं चलेगा तो यह विलयन बिल्कुल पतला हो जाएगा। इसे हम तनु विलयन कहते हैं। यानी तनु विलयन यहाँ पे बताया जा रहा है कि ऐसा विलयन जिसमें विलेय की सांद्रता या मात्रा कम होती है। विलेय की सांद्रता या मात्रा क्या होती है? कम होती है। मतलब कि इसमें चीनी की मात्रा या नमक की मात्रा या सांद्रता बिल्कुल क्या होती? कम होती है। और विलायक की सांद्रता या मात्रा क्या होती? बहुत अधिक होती है। पानी बहुत ज़्यादा हो, चीनी बहुत कम हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? विलयन बिल्कुल पतला बनेगा। विलयन बिल्कुल पतला बनेगा, और ऐसे विलयन को हम क्या कहेंगे? ऐसे विलयन को हम तनु विलयन कहेंगे। तनु विलयन में विलेय यानी चीनी या नमक की मात्रा बहुत कम होती है, उससे कई गुना अधिक जो है जल की मात्रा यानी विलायक की मात्रा कई गुना अधिक होती है। ऐसी स्थिति में तनु विलयन जो है बनेगा। और कह रहा कि तनु विलयन प्रकृति से पतला होता है। कैसा होता है? प्रकृति से तनु विलयन पतला होता है। तो उम्मीद करता हूँ तनु विलयन जो है आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ पाए तो बैक करके फिर से सुनिए, हर एक पॉइंट को ध्यान से सुनिए, सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। अब आगे बढ़ते हैं सांद्र विलयन की तरफ। देखिए, सांद्र मैंने बताया गाढ़ा विलयन। जैसे कि मैं इस जब तनु को बताया तो मैंने शुरुआत में सांद्र को भी समझा दिया। आपको क्या करना है? विलेय की मात्रा बहुत अधिक लेना है, यानी चीनी की मात्रा ज़्यादा लेना, पानी की मात्रा उसकी अपेक्षा कई गुना कम लेना। तो जब आप जो है जल की मात्रा कई गुना कम लेंगे तो यहाँ पे विलेय यानी चीनी और नमक की मात्रा क्या हो जाएगी? अधिक रहेगी। जब आप ऐसा घोलेंगे तो घोलने में भी कठिनाई होगी और आपका जो विलयन बनेगा वह भी गाढ़ा। जैसे आपने सीढ़ा देखा होगा, सीढ़ा जो होता है वो चीनी और पानी का सांद्र विलयन होता है। ना तो वह ज़्यादा द्रव में होता है ना ज़्यादा ठोस में होता है, लेकिन वो एक सांद्र माध्यम होता है सीढ़ा वह, है ना। वहीं पे शरबत आप देखिए, शरबत तनु माध्यम होता है। शरबत आप बहुत पतला करके चीनी का शरबत, नमक का शरबत जैसे भी आप बना के पीते हैं, पतला बना देते हैं बिल्कुल। जबकि आप उसी स्थान पे आपको सीढ़ा अगर दी जाए तो बहुत ही सांद्र होता है कि नहीं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ऐसा विलयन जिसमें विलेय की सांद्रता या मात्रा अधिक हो, मतलब चीनी या नमक की मात्रा अधिक हो, उसमें कम थी, इसमें अधिक हो, और उसे सांद्र विलयन कहते हैं। जिसमें चीनी या नमक की मात्रा अधिक हो लेकिन जल या अन्य किसी विलायक की मात्रा उसकी अपेक्षा कई गुना कम हो, उसे जो हम क्या कहते हैं? सांद्र विलयन कहते हैं। विलयन जो सांद्र विलयन है वह प्रकृति से कैसा होता है दोस्तों? सांद्र विलयन प्रकृति से जो है, सांद्र विलयन प्रकृति से गाढ़ा होता है।
कैसा होता है? गाढ़ा, मोटा होता है, जबकि तनु विलयन प्रकृति से बिल्कुल पतला होता है, क्योंकि तनु विलयन में विलायक की मात्रा अधिक और विलेय की मात्रा कम होती है, जबकि सांद्र विलयन में विलेय की मात्रा अधिक, जबकि विलायक की मात्रा क्या होती है? कम होती है। तो सेशन नंबर 3 आपको समझ में आया होगा। अब सेशन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पर रासायनिक प्रकृति के अनुसार, यहाँ पे मैं जो है लिखना भूल गया, रासायनिक प्रकृति के अनुसार विलयन जो है कितने प्रकार का होता है? तो दोस्तों रासायनिक प्रकृति के अनुसार विलयन कुल 2 प्रकार का होता है। एक संतृप्त विलयन होता है और एक अति संतृप्त विलयन होता है। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, आप सेटल्ड सॉल्यूशन और सेपरेटेड सॉल्यूशन जो है 2 प्रकार के सॉल्यूशन हैं। तो दोस्तों देखिए, ऐसा विलयन जो साम्य अवस्था में होता है उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है, कैसी अवस्था में? साम्य अवस्था में। देखिए मैं एक बार आपको बता दूं कि साम्य अवस्था ऐसा विलयन होता है जिसमें आप कुछ भी घोलो ना घुले, कुछ भी घोलो ना घुले। एक एग्जाम्पल के तौर पर, एक आपके पास ग्लास है जिसमें आपने आधा ग्लास पानी रखा, एक आपके पास ग्लास है जिसमें आपने आधा ग्लास पानी रखा। आप जो है अपनी मुट्ठी भर चीनी लेकर के इसमें आप डालते हैं और चम्मच से हिलाते जाते हैं। कुछ समय बाद वो जो चीनी है वो पानी में घुल जाएगी। फिर आप एक मुट्ठी चीनी उठाते हैं, फिर आप जो है क्या करते हैं, इस विलयन में डाल देते हैं। फिर आप उसे क्या करते हैं, चम्मच से हिलाते जाते हैं, फिर आप मुट्ठी भर चीनी मिलाते जाते हैं। ऐसा करते करते एक समय ऐसा आएगा कि आपका विलयन इतना गाढ़ा हो जाएगा कि फिर चीनी के कण उसमें घुलेंगे ही नहीं। ऐसा इसलिए होता कि क्योंकि इसमें विलेय और विलायक दोनों की सांद्रताएं आपस में बराबर हो जाती हैं, और जब विलेय और विलायक दोनों की सांद्रताएं आपस में बराबर हो जाए तो कोई भी विलेय विलायक में घुलेगा नहीं, अर्थात विलयन बनेगा नहीं। और ऐसी ही विलयन की अवस्था को हम कौन सी अवस्था कहते हैं? संतृप्त विलयन कहते हैं। कैसा विलयन? संतृप्त विलयन। यानी विलायक में जब आप जो है विलेय के कण मिलाते जाते हैं, विलायक में जब आप विलेय के कण मिलाते जाते हैं तो उसी अवस्था तक घुलता है जब तक उसमें विलायक को विलेय को घोलने की क्षमता होती है। धीरे धीरे वह क्षमता जब समाप्त हो जाती है, विलायक विलेय को अपने अंदर घोल नहीं पाता है, तो विलयन की ऐसी अवस्था को या ऐसा विलयन जो है कैसा विलयन कहता है? संतृप्त विलयन। संतृप्त मतलब होता है कि जिसमें विलायक और विलेय दोनों की प्रकृतियाँ आपस में क्या हो? बराबर हो। ठीक है दोस्तों, फिर जो है आगे बढ़ते हैं। अति संतृप्त। अति मतलब अधिक संतृप्त। अति संतृप्त, संतृप्त तो आप समझ गए। अति संतृप्त क्या होता है? सुपर सैचुरेटेड विलयन में देखिए, निश्चित ताप पर किसी विलयन को संतृप्त करने के लिए आवश्यक मात्रा से अधिक पदार्थ की मात्रा विलयन को अति संतृप्त बनाती है। आवश्यक मात्रा से अधिक का मतलब होता है विलेय की अधिक से अधिक मात्रा जितनी की विलायक में मिलाई जाए, विलयन उतना ही ज़्यादा क्या होता जाता है? संतृप्त होता जाता है। और जब विलयन ज़्यादा से ज़्यादा संतृप्त होता जाता है तो विलयन की इस प्रकृति को अति संतृप्त विलयन कहते हैं। मेरी बात समझ में आ गई होगी आशा करता हूँ। मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा विलेय की मात्रा को क्या करिए? बढ़ाते जाइए। दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबा होता जा रहा है, एक टॉपिक और है उसे भी मैं क्लियर करके फटाफट वीडियो को ख़त्म करता हूँ, क्योंकि लंबी जो वीडियो होती है वो बोरिंग हो जाती है। लेकिन उम्मीद करता हूँ आपकी पढ़ाई कम से कम 1 घंटे की होती है। अगर आप जब भी पढ़ने बैठते हैं तो मैं आपका मात्र 35 से 45 मिनट लूँगा, लेकिन आप इस वीडियो को जब भी सुनेंगे आपके अंदर एक ऊर्जा आ जाएगी। इस टॉपिक को लेकर के आपके मन में कोई डाउट नहीं रहेगा, और अगर डाउट है तो मैं हमेशा आपके साथ हूँ। मुझे कमेंट कीजिए, और जब भी आप मुझे कमेंट करते हैं, जब भी आप जो है वीडियो के बारे में कुछ लिखते हैं, कुछ अच्छा लिखते हैं, तो मुझे भी एक ऊर्जा मिलती है। मेरे अंदर भी जो है अगली वीडियो बनाने का मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों आगे देखिए, अगला है विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। विलेयता मतलब होता है कि जब आपके पास विलायक भी हो, मतलब पानी भी हो यानी जल भी हो, और आपके पास विलेय यानी चीनी और नमक भी हो, दोनों सामग्रियाँ आपके पास हैं, जल भी है और चीनी और नमक भी है। ठीक है ना?
चीनी और नमक में से कोई एक या फिर दोनों ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपके पास जल भी है और चीनी और नमक भी है, आप चीनी और नमक को जल में मिलाते हैं, तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो उसे घुलने से रोकती हैं, जो उसे विलय होने से रोकती हैं। जितने समय में नमक और चीनी आपस में, नमक और पानी आपस में घुल जाना चाहिए, नहीं घुल रहे हैं। जितने समय में जो है चीनी और पानी आपस में घुलना चाहिए, नहीं घुल पा रहे, अधिक समय ले रहे हैं, या आप कह सकते हैं कि उनको घुलने में कोई दिक्कत हो रही, विलयन बनने में कोई परेशानी हो रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इसी चीज़ को बता रहा है। किसी चीज़ को विलयता कहते, तो विलयता को प्रभावित करने वाले कारक कौन से माध्यम, विलयता को विलयन की विलयता को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। पहला है ताप। देखिए, ठंडे जल में जो है विलयता घटती है, जबकि गर्म जल में विलयता बढ़ जाती है। आप ठंडे जल में जो है चीनी को रख के आप मिलाने का प्रयास कीजिए, अधिक समय लगेगा। जबकि आप गैस पर जो है पानी गर्म करने के लिए रखिए और गर्म पानी में चीनी डाल के उसे जो है कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए, तो वो तेज़ी के साथ क्या कर जाएगी, घुल जाएगी। ताप यदि अच्छा होगा तो विलयता भी क्या होगी, तीव्र होगी। यदि ताप जो है, ताप में कोई दिक्कत आई तो विलयता क्या हो जाएगी, प्रभावित हो जाएगी। समझ रहे ना। उसके बाद विलय और विलायक की प्रकृति। विलय और विलायक की प्रकृति, यदि विलायक अच्छा नहीं है तो विलय उसमें क्या होगा, अच्छी तरह से नहीं घुलेगा। मतलब आप क्या कर रहे हैं कि पानी के स्थान पे तेल में चीनी मिलाकर आप जो है उसे खूब जो है खूब जो चम्मच से हिलाने का प्रयास कर रहे थे। क्या लगता है, पानी जितनी तेज़ी से क्या कर रहा था, चीनी को अपने अंदर घोल रहा था, क्या तेल भी उससे उतनी ही तेज़ी से अपने अंदर चीनी के कणों को घोल पाएगा? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपने विलायक की प्रकृति क्या कर दिया है, बदल दिया है। अगर विलायक की प्रकृति आप जो है अच्छे माध्यम में रखते हैं तो विलय क्या होगा, आसानी से घुल जाएगा। और वही चीज़ लागू होती है विलय पर। अगर जो है चीनी के कणों के अलावा आपने बालू के कण रखकर जो है पानी में घोलने का प्रयास किया, तो भी वह जो है अच्छी तरह से नहीं घुलेगा, क्योंकि यहाँ पर आपने जो है परिवर्तित किया है विलय की प्रकृतियों को, और वहाँ पे आपने परिवर्तित किया है विलायक की प्रवृत्तियों को। ठीक है। उसके बाद विलय के कणों का आकार। देखिए दोस्तों, चीनी के कण तो नॉर्मल छोटे कणों में होते हैं। नमक के कण, यदि आप जो है चीनी के बड़े बड़े टुकड़े लेकर के, नमक के बड़े बड़े टुकड़े लेकर के आप उसे जल में घोलने का प्रयास करते हैं, तो जाहिर सी बात है आपको जो है घोलने में समय ज़्यादा लगेगा। छोटे कण तेज़ी के साथ घुलते हैं, जबकि बड़े कण जो है बहुत ही धीमी गति के साथ घुलते हैं। तो यहाँ पे कणों के आकार भी जो है क्या होते हैं, जो है इससे प्रभावित होते हैं। आगे है समानन प्रभाव। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें क्या है कि जब सम आयनन, आपने सुना होगा कि समान आयन एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि अगर विलायक और विलय दोनों के आयन समान हो गए तो फिर विलयन जो है बनने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। तात्पर्य जैसे तेल और चीनी को आपस में मिला दिया जाए, दोनों ध्रुवीय एक ध्रुवीय हो जाते हैं और दोनों जो है एक दूसरे को प्रतिकर्षित करना शुरू कर देते हैं, प्लस प्लस आपस की आकर्षित नहीं होते हैं, इस कारण से विलयन नहीं बनेगा। तो यदि विलायक और विलय की दोनों की प्रकृतियाँ जो है समान हो जाती हैं तो विलयन नहीं बनेगा। समझ में आया दोस्तों। और इस प्रकार से विलयता क्या हो जाएगी, प्रभावित हो जाएगी। तो आशा करता हूँ कि यह टॉपिक, आज मैंने 5 सेशन लिया है और पाँचों टॉपिक मैं आपको बहुत बेहतर समझा पाया होऊंगा। तो अगर कोई भी टॉपिक आपको समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, सीधा मुझसे जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि मैं आपके साथ हमेशा बना रहूं। इस तरह से नई नई जानकारियाँ, नई नई वीडियो आपके साथ आपके लिए लाता रहूं। तो आज के लिए इतना ही। गुड बाय, धन्यवाद, जय हिंद।